नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और इस बीईओ के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे आप सभी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन इस फॉर्म को भर सकता है, बीएड बीटीसी में कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, अनिवार्य योग्यताएं क्या हैं, पाठ्यक्रम का पूरा स्पष्टीकरण हम यहाँ पे करने वाले हैं। चाहे मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, कितने क्वेश्चन आते हैं आपके एक तरह से प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में का क्या क्या स्ट्रेटजी है, इसके विषय पे हम चर्चा करेंगे। और इसका जो लेवल होता है एग्जाम का पीसीएस से थोड़ा सा डाउन होता है, कह लीजिए जो आपको लोअर पीसीएस होता है, पाठ्यक्रम लोअर पीसीएस का सेम कह लीजिए उसी के पैटर्न पर होता है। तो इसमें जो जैसे कि जो फर्स्ट पेपर होता है, इसमें आपका फर्स्ट पेपर ही होता है। जैसे कि अब बात करें प्रारंभिक परीक्षा में, तो पहला पेपर जो होगा आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो होगा उसमें आपका सीसेट अनिवार्य होगा। सीसेट का मतलब जो आप मैथ होगा, मैथ वाला पोर्शन जो होगा इसमें हमें पूरा रूप से देखने को मिल जाता है। जैसे पीसीएस की अगर बात कर लें तो जो उसमें मैथमेटिक्स है ना, यानी कि सीसेट वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ पासिंग नेचर है, उसको सिर्फ आप पास करेंगे, लेकिन इसमें आपका मेरिट भी तय करेगा जो है ना। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल देना है कि हाँ इसमें कुछ चीज़ें हमको नहीं देखने को मिलेंगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसमें इसका सिलेबस क्या है प्राथमिक का यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का, तो उसको डिस्कस करते हैं। पहला देखिएगा आप सभी, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान होगा, सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान का काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल रहेगा, आपको पता होना चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं आपके फिजिक्स से प्लस केमिस्ट्री से, मैक्सिमम बायो से प्रश्न उठ जाते हैं और इसके कोडिंग वाले प्रश्न होते हैं, थोड़े से देखने में कूट वाले होते हैं और अगर देखा जाए उतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज से लेकर थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए आपको। अब भारत का इतिहास इसमें भरपूर रूप से पूछा जाता है, तो भारत का इतिहास देख लीजिए। भारत का इतिहास बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है ना, स्टैंडर्ड बुक से, जो महेश बर्नवाल जी का बुक आता है, या फिर महेश बर्नवाल और गोपाल सिंह जो दोनों योद्धा लोग हैं, ये दोनों मिल के लिखे हुए हैं भाई मेरे, है ना। तो उसको आप देख सकते हैं भाई। और एक तो आप कह लीजिए कि बहुत अच्छे अगर और भी थोड़े से दूसरे बुक से पढ़ने हैं तो परीक्षावाणी वगैरह की बुक से पढ़ सकते हैं। और पॉलिटी के लिए बहुत सारे आपको बुक मिल जाएंगे। वैसे महेश जी का जो बुक है काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं बच्चे, उसमें आसान भाषा में लिखा गया होता है। तो सामान्य विज्ञान हो गया, भारतीय इतिहास हो गया, इसके बाद आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय जितने भी आंदोलन हैं वह हो गए, तो लिख सकते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बाद आप इसमें लिख सकते हैं भारत का जो राज्य तंत्र है यानी कि अर्थव्यवस्था है उसके विषय में, भारत के राज्य तंत्र के बारे में, भारत के राज्य तंत्र के बारे में, तंत्र के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और इसमें कह लीजिए इसी को अर्थव्यवस्था के रूप में आप देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था के रूप में आप देख सकते हैं। इसके बाद आप कह लीजिए जो आपका कृषि है, कृषि वाणिज्य है ना, व्यापार हो गया, तो यह चीज़ें इसमें हमको देखने को मिलेंगी। कृषि से वाणिज्य ज़्यादातर इसमें करंट से रिलेटेड रहेगा, तो कृषि वाणिज्य व्यापार से रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। जो करंट से रहेंगे क्वेश्चन उसी जगह से ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका आ जाता है कह लीजिए कि जो एक तरह से जनगणना, नगरीकरण जो हो रहा है, जनगणना हो गया, नगरीकरण हो गया, इनसे प्रश्न रहते हैं। तो जनगणना हो गया, ये सारे टॉपिक हैं, जनगणना हो गया, नगरीकरण हो गया, यहाँ से हमको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे क्योंकि ये टॉपिक दिया हुआ है। इसके बाद सबसे जो बड़ा है, वास्ट है, विश्व का भूगोल और भारतीय भूगोल, आपको पता होना चाहिए। सातवां जो है विश्व और साथ में आपको भारत का भूगोल, भारतीय भूगोल, ये दोनों को बहुत अच्छे रूप से आप तैयार करते हैं तो आपको बहुत सारे जगह देखने को मिलेगा। आने वाला जो सुपर टेट की आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसे ही चुटकी में आप निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद आप कह लीजिए करंट अफेयर का काफ़ी बेहतरीन रोल इसमें रहेगा। करंट अफेयर 8वें नंबर पे करंट अफेयर आप लिख सकते हैं, करंट अफेयर लिख सकते हैं। करंट अफेयर्स इसका रोल रहेगा, काफ़ी अच्छे रूप में करंट अफेयर पूछा जाता है, मैक्सिमम प्रश्न आते हैं यहाँ से, ठीक है। आपको सुपर टेट में भी 30 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। सामान्य बौद्धिक तार्किक कुशलता या फिर क्षमता के लिए यानी कि रीजनिंग यहाँ पे रहेगा। यूपी स्पेशल, इसमें यूपी स्पेशल भी आप लिख सकते हैं, जीएस में एक यूपी स्पेशल, ठीक है, यह होगा। फिर इसके बाद आपको पता है रीजनिंग के काफ़ी मात्रा यहाँ पे देखने को मिलते हैं प्रश्न, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के लगभग में आ जाते हैं, 60 के मतलब 60 क्वेश्चन में रीजनिंग मैथ रहता है और 60 क्वेश्चन में यह सारे के सारे रहते हैं लगभग, कह लीजिए है ना। 55 भी हो सकता है मैथ रीजनिंग मिला के, और यह 65 भी हो सकता है। तो यही बस 5 ऊपर नीचे हो सकते हैं।
इसके ज़्यादा नहीं। यानी कि जो आपको PCS लेवल के एग्जाम में देखे थे कि CSET में सिर्फ पास करना है, हमें CSET में मैथ रीजनिंग वाले जो पोर्शन आते हैं, लेकिन इसमें मैथ रीजनिंग ही डिसाइड कर देगा आपको कि प्रारंभिक परीक्षा आप पास करके मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से मैथ पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्रूटफुल होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद अंकगणित हो गया। मैथ में अगर देखा जाए अंकगणित हो गया, अंकगणित, बीजगणित होगा, फिर रेखागणित से भी प्रश्न रहेगा, जैसे कि बिंदु हो गया, रेखाएं हो गई, कई प्रकार की होती हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाता है। तो लगभग आपके कहा जाए तो रीजनिंग और अंकगणित यानी कि मैथ वाला जो पोर्शन है आपको 60 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे, 60 के अबाउट में बटे रहेंगे। ठीक है ना। अब नोटिफिकेशन के बाद जो हमारे BEd BTC का जो विवाद है, मतलब कि क्लियर होगा ये सारी चीज़ें, और कुछ जो सब्जेक्ट नए टॉपिक जोड़े जाएंगे इसके विषय में भी यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैथ रीजनिंग को हमको हल्के में नहीं लेना है, उसका प्रिपरेशन भी साथ साथ में हमको करते चलना है। दिया रहा आपका प्रारंभिक परीक्षा का। तो मूल बिंदु थे प्रारंभिक परीक्षा के, इसको नोट कर लें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसका सिलेबस क्या है। लास्ट तक रुके रहिएगा, हम सारे पहलुओं पे बात करेंगे, यानी कि उसके एज रिलैक्सेशन हो गया, एज के बारे में बात कर लेंगे, है ना, सामान मतलब कि क्या क्या चीज़ें, कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो अंत तक रुका रहना आपका जायज़ है। चलिए अब हम बात करते हैं BEO के लिए स्पेशल, मतलब कि एक तरह से आपके मुख्य परीक्षा के लिए क्या चीज़ है। देखिए मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, 2 पार्ट होगा। जो पार्ट 1 होगा उसमें मैक्सिमम कह लीजिए कि आपका मतलब ये जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है वही सारे टॉपिक होंगे, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे यह ध्यान देना है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, मतलब कि एक तरह से जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा था वह डिस्क्रिप्टिव होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन यह वाला जो है आपका मुख्य परीक्षा यह डिस्क्रिप्टिव होगा मेरे भाई, डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें रिटेन लिखना होगा आपको, तो मतलब कि बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है और लिखने का भी साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अगर हर चीज़ को हल्के में ले लिया जाए तो अधिकारी तो बनना मुश्किल हो जाता है। तो हल्के में नहीं, थोड़े से हमें कष्ट भी सहने पड़ते हैं अधिकारी बनने के लिए। खैर नहीं तो बहुत सारे एग्जाम हैं अधिकारी के सिवा, उसको आप दे सकते हैं। तो जो बच्चे BEO की तैयारी करते हैं ना, काफ़ी लगन से करते हैं, तनिक भी लापरवाही नहीं करते किसी भी चीज़ को लेके, है ना। भले ही उनका झुकाव किसी अन्य परीक्षा की तरफ न रहे, मतलब टारगेट उसको न बनाएं, पेपर देते रहें, लेकिन टारगेट अगर यह बना के रखते हैं बच्चे तो काफ़ी स्ट्रगल करते ही हैं। क्योंकि आपको पता है जो यह पेपर है वह आपका लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो काफ़ी बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। भले क्वेश्चन का लेवल उसी जगह से उठाया जाए, क्वेश्चन बेसिक वहीं से उठे, आपका लूसेंट से ही उठे, लेकिन जाते जाते ऊपर यह क्वेश्चन का लेवल अप हो जाता है, कूट में पूछे जाने लगते हैं। तो पहले तो याद रखेंगे जो आपका मेंस होगा, यानी कि जो आपका मुख्य परीक्षा होगा वह डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे हमको बहुत सारे अभी आपको देखेंगे कि 50 वर्ड, 100 वर्ड, किसी में 150 शब्द के चीज़ें हमको देखने को मिल जाएंगी लिखने को, है ना। समय इसमें भी 3 घंटे का ही होगा। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए फर्स्ट पेपर का हम डिस्कस करते हैं। अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में, मुख्य परीक्षा के फर्स्ट पेपर में आपका वही भारतीय इतिहास आपका रहेगा, यानी भारत का इतिहास रहेगा। और दूसरे टॉपिक की बात करें, भारत के इतिहास को आपको अच्छे से पढ़ना है, आधुनिक के बारे में, मतलब कि जो आपका मिडेवल है, एंशिएंट है, हर एक के बारे में पढ़ना है। किसी से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपको लिखना होगा उसमें। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ने हैं, उसके संस्कृतियाँ भी पढ़नी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पता है कि हमारे हिंदू संस्कृतियों से कितना ज़्यादा खिलवाड़ किया गया है, तो इसमें संस्कृति पढ़ना अनिवार्य है। मतलब कि संस्कृत शब्द नहीं, बुक नहीं, संस्कृत मतलब कि क्या आपके संस्कार हैं वह समझ लीजिए, यानी भारतीय संस्कृतियाँ क्या रही हैं मूल रूप से हिंदू कास्ट के लिए, मतलब हिंदू रिलीजियस के लिए। इसके बाद भारतीय कृषि हो गया, भारतीय राजनीति से भी इसमें प्रश्न आते हैं डिस्क्रिप्टिव में। भारतीय राजनीति से भी प्रश्न आएंगे आपको। इसके बाद आपका भारतीय राजनीति के सिवा आपका कृषि से भी प्रश्न रहेगा, है ना, भारतीय कृषि। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्लैश बना के कृषि भी, तो यहाँ से यह प्रश्न हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कृषि से रिलेटेड मतलब कि जो आपका अभी करंट का चल रहा हो चीज़ें, वह चीज़ें हमको लेके चलना है। भारत एवं विश्व के भूगोल भी इसमें रहेंगे। भारत एवं विश्व के वर्तमान संदर्भ में चीज़ें क्या चल रही हैं, मतलब कि
अगर देखा जाए भारत की अर्थव्यवस्था क्या है ना, तो लिखते चलिए भारतीय एवं लिखते चलिए, आप इसको लिखिए और चीज़ें आपके लिखते चलिए, जिससे कि या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए। भारतीय एवं विश्व के संदर्भ में, भारतीय एवं विश्व के संदर्भ में है ना। तो इसके लिए आपको याद रखना है जो रिलेशन हो गए, कुछ जो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कहाँ से भारत का कैसा रिलेशन, ये सब सारी चीज़ें इसमें हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके वर्तमान संदर्भ, जो अब जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी हो गए, राष्ट्रपति हो गई, प्लस आपके उपराष्ट्रपति हो गए, प्लस आपके वाणिज्य मंत्री हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, तो यह सब सारी चीज़ें हमें विश्व स्तर पर एक अच्छे क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाते हैं। वहाँ के राजनीति से रिलेटेड है ना, हर एक चीज़ हमसे पहलू पूछ सकता है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी टॉपिक मानी जाती है डिस्क्रिप्टिव के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पता है, अभी आपका जो बजट आया है उसमें मोदी जी 5 ट्रिलियन बनाने के लिए भारत को अग्रसर कर रहे हैं। तो कैसे किस प्रकार से करने, हमारा 5वां मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश हम लोग बन चुके हैं ब्रिटेन को पीछे करके। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी, आप किस प्रकार से क्या चीज़ें सोचते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मामले में संस्थाएँ कितने हैं, जैसे कि आपके अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से जैसे UN हो गया, आपका बहुत सारे नाटो हो गए, ओपेक हो गए, जो इसमें चर्चित होते हैं, वही चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामले या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जैसे कि अभी देखिए SCO हो गया, प्लस आपका ब्रिक्स हो गए, इन सब का चर्चा होने वाला है। जैसे SCO का 2023 वाला भारत के यहाँ होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, यह पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है, काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं। करीब आपके देखा जाए तो 45-46 जितने भी संस्थान हैं वह सब मिला कर अगर देखा जाए तो सब के सब 45-46 हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमको पढ़ना है यहाँ से। इसके बाद कह लीजिए कि आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी पढ़ना है भाई, इसको लिखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बहुत डेडिकेटेड होकर सारी चीज़ें देखना है, और किसी एक टीचर जो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मतलब लेखन बहुत अच्छे से कराते हो, समझाते हो, उनसे आप सीखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद शिक्षा एवं अद्यतन विकास हो गया, इसको भी इसमें जोड़ लीजिए, शिक्षा एवं अद्यतन विकास से रिलेटेड हो गया। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, ये चीज़ें हो गई। अब हम आ जाते हैं कुल प्रश्न 40 खंड 4, इसमें खंड 4 होंगे, 4 खंड होंगे, ठीक, खंड 4, इसमें खंड 4 होंगे। और यह आपका क्या होगा 40, इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे। डिस्क्रिप्टिव होगा। कुल कितने प्रश्न होंगे? कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? कुल प्रश्नों की संख्या 40 होगी, 40 होगी। पहला 10 क्वेश्चन, पहला 10 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वह रहेगा सामान्य उत्तरी प्रश्न रहेंगे, जो कि 125 शब्द इसमें लिखने होंगे आपको। 10 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न 10-10 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर के पेपर होंगे आपके। यह खंड जो है पहला वाला, खंड 4 में पहला जो होगा सामान्य उत्तरी जो होगा ये आपका 10 क्वेश्चन होगा और हर प्रश्न 10-10 नंबर का होगा, यानी कि 10 10 में 100। यह जो आपका लिखना होगा 125 शब्द में लिखना होगा और 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10-10 नंबर के रहेंगे, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा 125 शब्द का, एक प्रश्न 125 का, ठीक है ना। इसके बाद 10 प्रश्न वह होंगे लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी होगा। इसमें जो शब्द होंगे लिखने होंगे आपको, यह भी पर क्वेश्चन 10-10 नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा, 6 मार्क्स होंगे, 6 नंबर के होंगे, 6 नंबर का होगा। 10 का 60 नंबर का लघुत्तरी हो गया आपका, ठीक है ना। 6 अंक का यह हो जाएगा। 50 शब्द लिखने होंगे इसमें, कितने? 50 शब्द इसमें लिखने होंगे आपको, ठीक है। इसके बाद आपके जो 20 क्वेश्चन होंगे अति लघुत्तरी होगा, अति लघुत्तरी में जो हर एक क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2-2 अंक का होगा। कितने का? 2-2 अंक का। तो 25 शब्द लिखने होंगे आपको और ठोस शब्द लिखने हैं, समझ रहे हैं ना। जो उत्तर होगा आपका सॉलिड होना चाहिए, घुमा फिरा की चीज़ें नहीं लिखनी है इसमें। तो 2-2 अंक का होगा, 2-2 अंक का होगा और हर एक प्रश्न में 25-25 शब्द लिखने होंगे आपको। और 20 क्वेश्चन होंगे तो लघुत्तरी के 20, 10 30 और 10 40,
40 प्रश्न हो गए आपके इस तरह के, यह हो गया। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में 2 ही चीज़ें, एक सामान्य हिंदी रहेगा 100 अंक का, इसको लिखना होगा आपको। 200 अंक का पेपर होगा सामान्य हिंदी में, 3 घंटे का पेपर होगा यह भी आपका। और हिंदी निबंध होगा एक, वो भी 100 अंक का होगा। यानी कि सामान्य हिंदी जो पेपर 2 रहेगा आपका, पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 होगा आपका, इसमें सामान्य हिंदी यह लिखना होगा आपको, यह 100 अंक का होगा। और एक आपका क्या रहेगा, एक आपका ऐसे राइटिंग कह लीजिए, जिसे हम कहते हैं हिंदी निबंध कह लीजिए, निबंध। किसी टॉपिक पे आपको हिंदी निबंध लिखना होगा, यह भी 100 अंक का होगा। कितने अंक का? 100 अंक का आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ से हो गई आपका। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एलिजिबिलिटी है या क्या है। देखिए एलिजिबिलिटी के लिए अभी तक जो भी चीज़ें हैं आपको पता है। एलिजिबिलिटी के लिए देखा जाए तो आपको ग्रेजुएशन रहना अनिवार्य है, ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। बीएड आप क्लियर हो कि बीएड आप क्वालिफाई हो, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो आप तो भर सकते हैं फॉर्म, या फिर उसके समकक्ष का मतलब कि एमए यही सब तो हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें कि ग्रेजुएशन और प्लस बीटीसी वाले बच्चे भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, ये नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा। बीटीसी डीएलएड वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को कि नहीं कर सकते, तो नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा हमें। और नोटिफिकेशन कब तक आएगा तो देखने को हमें बहुत जल्दी मिल सकता है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले ही बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। ये चीज़ें रहीं पूरा सिलेबस और एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा और फॉर्म को भरते रहना। धन्यवाद।